हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विद लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब से पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी मनी बिल्स के बारे में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल बिल्स के बारे में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 और 117 से रिलेटेड है। एग्जाम्स में ये टॉपिक थोड़ा ट्रिकी लगता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन चाहे प्रीलिम्स का हो या मेंस का, आप कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं फाइनेंशियल बिल का डेफिनेशन, टाइप्स, उनका प्रोसीड्योर और उनके बीच के इंपॉर्टेंट डिफरेंसेज। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल बिल के बारे में। तो दिस बिल डील्स विथ फिजिकल मैटर्स सच एज रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, बोरोइंग ईटीसी। तो देखिए, ये वो बिल्स होते हैं जो फिजिकल मैटर से डील करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, बोरोइंग्स या किसी भी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये बेसिकली एक लीगल अप्रूवल होते हैं पार्लियामेंट के थ्रू, जिनके जरिए गवर्नमेंट अपने फाइनेंशियल प्लान्स इम्प्लीमेंट करती है। हर साल का बजट भी एक फाइनेंशियल बिल होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने फाइनेंशियल बिल के अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज बनाई है ताकि उनका प्रोसीड्योर और उनकी इंपॉर्टेंस क्लियर रहे। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, एवरी मनी बिल इज ए फाइनेंशियल बिल बट ओनली दोज फाइनेंशियल बिल्स दैट डील एक्सक्लूसिवली विथ मैटर्स लिस्टेड इन आर्टिकल 110 आर कंसीडर्ड एज मनी बिल्स। यानी कि हर मनी बिल एक फाइनेंशियल बिल होता है क्योंकि वो भी पैसों से जुड़ी चीज़ों को हैंडल करता है। मनी बिल का एक क्लियरली डिफाइंड स्कोप है जो आर्टिकल 110 में मेंशन किया गया है। सिर्फ वही फाइनेंशियल बिल्स जिनके प्रोविजंस एक्सक्लूसिवली उन मैटर से रिलेटेड होते हैं जो आर्टिकल 110 में लिस्टेड है, उन्हें ही मनी बिल माना जाता है। इन मैटर्स में आते हैं टैक्स इंपोज करना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा विथड्रॉ करना, बोरोइंग्स लेना, लोन के रीपेमेंट का रेगुलेशन या कंटिजेंसी फंड का यूज। लेकिन अगर किसी बिल में पैसों का मैटर तो हो, लेकिन उसमें कुछ और नॉन फाइनेंशियल एलिमेंट्स भी हो या फिर आर्टिकल 110 के बाहर की बातें हो रही हो, तो वो मनी बिल नहीं बनेगा। वो सिर्फ एक जनरल फाइनेंशियल बिल होगा जिसे आर्टिकल 117 के अंडर इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसमें राज्यसभा का रोल भी होता है, अनलाइक मनी बिल जिसमें मेजर पावर लोकसभा के पास होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये याद रखिए, मनी बिल एक स्पेशल कैटेगरी है फाइनेंशियल बिल्स की, लेकिन सभी फाइनेंशियल बिल्स ऑटोमेटिकली मनी बिल नहीं होते। कॉन्स्टिट्यूशन ने इस डिस्टिंक्शन को केयरफुल्ली डिफाइन किया है और एग्जाम या इंटरव्यूज में ये क्लैरिटी काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल बिल्स के बारे में। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंशियल बिल्स को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल टाइप 1 और फाइनेंशियल बिल टाइप 2। इन तीनों की डेफिनेशन, प्रोसीड्योर और पार्लियामेंट में उनका जर्नी अलग अलग होता है। तो चलिए इनको डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे इसका सबसे पहला टाइप है मनी बिल, जिसे आर्टिकल 110 में डिफाइन किया गया है। तो देखिए, इस बिल को हमने ऑलरेडी डिटेल में कवर कर लिया है, यहाँ पे थोड़ा और एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, दिस बिल डील्स एक्सक्लूसिवली विथ मैटर्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 110 सच एज टैक्सेशन, बोरोइंग, एक्सपेंडिचर ईटीसी। तो सबसे पहले समझते हैं मनी बिल क्या होता है। तो ये एक ऐसा बिल होता है जो सिर्फ उन्हीं मैटर से डील करता है जो आर्टिकल 110 में स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं, जैसे टैक्सेशन, बोरोइंग ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट, कंसोलिडेटेड फंड से विथड्रॉल और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर बिल इन टॉपिक से एक्सक्लूसिवली रिलेटेड है तभी उसे मनी बिल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज सर्टिफाइड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो देखिए, मनी बिल को सिर्फ स्पीकर ऑफ लोकसभा सर्टिफाई करते हैं, यानी कि स्पीकर के पास ये पावर होती है कि वो डिसाइड करे कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। और अगर स्पीकर ने एक बार सर्टिफाई कर दिया, उसके बाद उस डिसीजन को
किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, यानी कि इस बिल को लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। राज्यसभा या प्रेसिडेंट के थ्रू इसे इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ये लोकसभा का एक्सक्लूसिव प्रिविलेज होता है। नेक्स्ट है राज्यसभा कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस, यानी कि राज्यसभा का रोल मनी बिल के केस में काफ़ी लिमिटेड होता है। राज्यसभा सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकती है, लेकिन उन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। राज्यसभा के पास वेटो या बिल को रोकने का कोई ऑप्शन नहीं होता। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट कैन ओनली गिव और विथहोल्ड एसेंट बट कैन नॉट रिटर्न, यानी कि प्रेसिडेंट मनी बिल को सिर्फ एसेंट दे सकते हैं या उसे विथहोल्ड कर सकते हैं, लेकिन उसे रिटर्न नहीं कर सकते रिकमेंडेशन के लिए। ये भी मनी बिल का एक यूनिक फीचर है जो इसे ऑर्डिनरी बिल से अलग बनाता है। यहाँ पे इसका नेक्स्ट टाइप है फाइनेंशियल बिल टाइप 1, जिसे आर्टिकल 117 सब क्लॉज 1 में डिफाइन किया गया है। इसका पहला पॉइंट है इट कंटेन मैटर्स इन आर्टिकल 110 प्लस अदर मैटर्स। तो देखिए ये वो बिल होते हैं जिसमें आर्टिकल 110 के मैटर्स जैसे टैक्सेशन, बोरोइंग, कंसोलिडेटेड फंड से विथड्रॉल इंक्लूड होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे कुछ और मैटर्स भी होते हैं जो आर्टिकल 110 में डायरेक्टली मेंशन नहीं किए गए हैं। इसलिए ये प्योर मनी बिल नहीं होते, क्योंकि ये आर्टिकल 110 के मैटर्स तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं होते। इस वजह से इसे फाइनेंशियल बिल टाइप 1 कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज ट्रीटेड एज एन ऑर्डिनरी बिल बट रिक्वायर्स प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन फॉर इंट्रोडक्शन। तो ये बिल एक ऑर्डिनरी बिल जैसा ही ट्रीट होता है, लेकिन इसमें एक स्पेशल कंडीशन होती है। इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन मैंडेटरी होती है, यानी बिना प्रेसिडेंट की अप्रूवल के ये बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ये कंडीशन इसलिए होती है क्योंकि इस बिल में आर्टिकल 110 के सेंसिटिव मैटर्स इंक्लूडेड होते हैं। यहाँ पे तीसरा पॉइंट है इट कैन ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, यानी कि जैसे मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, फाइनेंशियल बिल टाइप 1 भी सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। राज्यसभा में इस बिल का इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता, इवन दो बाद में राज्यसभा उस बिल पर अपनी फुल पावर एक्सरसाइज कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है बोथ हाउसेज हैव इक्वल पावर्स एंड कैन बी रिजेक्टेड और अमेंडेड बाय द राज्यसभा, यानी कि फाइनेंशियल बिल टाइप 1 के केस में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास इक्वल पावर्स होती है। राज्यसभा इस बिल को अमेंड कर सकती है, उसमें चेंजेस सजेस्ट कर सकती है और अगर चाहे तो इस बिल को रिजेक्ट भी कर सकती है। अनलाइक मनी बिल जिसमें राज्यसभा का रोल सिर्फ रिकमेंड करने तक लिमिटेड होता है, यहाँ दोनों हाउसेज का पावर सेम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द बिल फॉर रिकॉन्सिडरेशन। तो देखिए जब ये बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट के पास पूरा पावर होता है कि वो इस बिल को रिकॉन्सिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि बिल में कुछ करेक्शन या रिव्यू होना चाहिए तो वो उसे लोकसभा वापस भेज सकते हैं। यह एक इम्पोर्टेंट फीचर है जो मनी बिल से इस बिल को क्लियरली अलग बनाता है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। तो चलिए अब बात करते हैं फाइनेंशियल बिल टाइप 2 की, जो आता है आर्टिकल 117 सब क्लॉज 3 के अंडर। तो यहाँ पे इसका पहला पॉइंट है इट डज नॉट डील विथ आर्टिकल 110 मैटर्स, यानी कि ये बिल थोड़ा अलग होता है पहले दो फाइनेंशियल बिल से। सबसे पहली चीज़, ये बिल आर्टिकल 110 के किसी भी मैटर से डील नहीं करता, यानी ना टैक्सेशन, ना बोरोइंग, ना कंसोलिडेटेड फंड से विथड्रॉल, ये सब इस बिल का पार्ट नहीं होते। इसलिए ये ना मनी बिल है ना फाइनेंशियल बिल टाइप 1। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है इट कंटेन्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो देखिए इस बिल का मेन फोकस होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर किसी बिल में सिर्फ इतना मेंशन है कि कुछ स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किया जाएगा
तो वो बिल फाइनेंशियल बिल टाइप 2 कहलाता है। ये फंड सरकार का मेन खर्चे का अकाउंट होता है और अगर बिल में केवल उस फंड से खर्चे का जिक्र हो विदाउट टचिंग आर्टिकल 110 सब्जेक्ट्स तब वो टाइप 2 कैटेगरी में आता है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट है नो प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन इज नीडेड फॉर इट, यानी कि इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी नहीं होती, क्योंकि ये आर्टिकल 110 के कोर मैटर कवर नहीं करते, इसलिए इसमें प्रेसिडेंट के प्रायर अप्रूवल की कंडीशन लागू नहीं होती। यहाँ पे चौथा पॉइंट है इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो देखिए इस बिल को लोकसभा या राज्यसभा दोनों हाउसेज में से किसी भी एक में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसमें इंट्रोडक्शन का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, अनलाइक मनी बिल और फाइनेंशियल बिल टाइप 1 जो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज ट्रीटेड एज एन ऑर्डिनरी बिल। तो देखिए इस बिल को पूरी तरह से एक ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट किया जाता है। इसका पैसेज भी वैसा ही होता है जैसे किसी भी नॉर्मल बिल का होता है। दोनों हाउसेज के अप्रूवल के बाद प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए भेजा जाता है। कोई स्पेशल प्रोसीज्योर या फास्ट ट्रैक प्रोसेस यहाँ पे नहीं होती। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप के फाइनेंशियल बिल्स होते हैं, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल टाइप 1 और फाइनेंशियल बिल टाइप 2। इन तीनों का स्कोप, प्रोसीज्योर और पावर्स अलग अलग होते हैं, जैसे कि कौन से हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए या नहीं और राज्यसभा का क्या रोल होता है। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।